अतिसंयोजन के आधार पर कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के स्थायित्व को समझाइए और संरचना बनाइए। क्या पूछ रहा है आपसे? अतिसंयोजन के आधार पर कार्बोकैटायन और कार्बन आयन के स्थायित्व को समझाइए व इनकी संरचना बनाइए। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, आपको कार्बोकैटायन के स्थायित्व को समझाना है। यूनिट नंबर फर्स्ट से वही है ये क्वेश्चन, कार्बोकैटायन स्थायित्व, इसको समझाना है आपको स्थायित्व। देखिए जो कार्बोकैटायन का स्थायित्व होता है उसको हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। जो कार्बोकैटायन के स्थायित्व को किसके आधार पर समझा सकते हैं? प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। पहला साई प्रभाव बढ़ने के साथ कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को मैथिल समूह के द्वारा क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, जिसके कारण 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होता है। और जिस कार्बन आयन में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी वे सबसे अधिक क्या होगा? स्थायी होगा। तो देखिए हमें किस प्रकार लिखना है, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। के आधार पर समझा सकते हैं। कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर क्या समझा सकते हैं? प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ, प्लस आई प्रभाव बढ़ने के साथ कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को मैथिल समूह द्वारा कम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होता है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है। देखिए कार्बोकैटायन के स्थायित्व को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। प्लस साइन प्रभाव बढ़ने के साथ कार्बन आयन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को मैथिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। अतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे अधिक क्या होता है? क्रियाशील होता है। और जिस कार्बन आयन में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी वे सबसे अधिक क्या होगा? स्थायित्व होगा। ये लाइन लिख लेना कि जिस कार्बन आयन में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी वे सबसे अधिक स्थायी होगा। अब देखिए ये तो कार्बोकैटायन के स्थायित्व होगा। अब हमें क्या बनानी है? इसकी संरचना और बनानी है। कार्बोकैटायन की जो संरचना है वो देखिए, संरचना 120 डिग्री कौन होगा और कौन सा संकरण होगा? sp2 संकरण होगा कार्बन आयन। ये कार्बन आयन की संरचना हो गई और ये इसका स्थायित्व। अब देखिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया कार्ब एनायन के स्थायित्व को। इसको देखिए कार्ब एनायन के स्थायित्व को किस प्रकार समझाते हैं। तो कार्ब एनायन होता है ना, इसमें जस्ट कार्बन आयन के क्या होता है? विपरीत होता है। देखिए कार्ब एनायन के स्थायित्व, कार्ब एनायन का स्थायित्व
कार्बन आयन में क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बन आयन से 3 डिग्री कार्बन आयन की ओर जाने पर कार्बन आयन का स्थायित्व का क्रम क्या हो जाता है, घटता जाता है। क्या होता है, घटता जाता है। देखिए 1 डिग्री कार्बन आयन से 3 डिग्री कार्बन आयन की ओर बढ़ने पर कार्बन आयन के स्थायित्व का क्रम घटता जाता है। क्रम क्या होता है, घटता जाता है। क्रम घटता जाता है क्योंकि कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके स्थायित्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और क्योंकि कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके स्थायित्व में क्या जाती है, कमी आ जाती है भैया, कमी आ जाती। ये कार्बन आयन का स्थायित्व का, इसकी संरचना देखिए। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण। कौन सा संकरण होता है भैया, sp3 संकरण। ये कार्बन आयन का स्थायित्व, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन से 3 डिग्री कार्बन आयन की ओर बढ़ने पर कार्बन आयन का स्थायित्व क्रम घटता जाता है, क्योंकि कार्बन का पास इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण इसके स्थायित्व में क्या जाती है, कमी आ जाती है। और ये इसके क्या संरचना है, इसमें कार्बन आयन में कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि कार्बन आयन और कार्बोकैटायन के स्थायित्व को समझाइए व इनकी संरचनाएं बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नाइट्रीन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन में विभेद कीजिए। तो नाइट्रीन है मध्यवर्ती, उससे आप क्या समझते हैं, तथा सिंगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन, यानी कि नाइट्रीन के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, तो सिंगलेट नाइट्रीन और एक ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो देखिए पहले देखिए नाइट्रीन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, नाइट्रीन में क्या होता है कि नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है, तथा अस्थायी प्रजाति है, तथा अस्थायी प्रजाति। या हम किसके बारे में लिख सकते हैं, नाइट्रीन मध्यवर्ती के बारे में लिख सकते हैं कि नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया है जिस पर तथा अस्थायी प्रजाति है। अब देखिए नाइट्रीन के 2 भेद होते हैं, एक होती है सिंगलेट नाइट्रीन और एक होती है ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो देखिए आप सिंगलेट नाइट्रीन क्या होती है, ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या होती है। फर्स्ट में देखिए सिंगलेट नाइट्रीन, सिंगलेट नाइट्रीन, ये मार्कर चेंज कर लेते हैं।
सिगलेट नाइट्रीन। सिगलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। सिगलेट नाइट्रीन में जो 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। सिगलेट नाइट्रीन में 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन सिगलेट नाइट्रीन में 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं भैया, उपस्थित होते हैं। और सिगलेट नाइट्रीन में sp2 संकरण होता है। तो सिगलेट नाइट्रीन है ना, सिगलेट नाइट्रीन में sp2 संकरण होता है। सिगलेट नाइट्रीन में कौन सा संकरण होता है? सिगलेट नाइट्रीन में 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं तथा sp2 संकरण होता है। संरचना देखिए, ये सिगलेट नाइट्रीन की क्या है संरचना की? सिगलेट नाइट्रीन में 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं तथा नाइट्रीन में sp2 संकरण होता है। ये इसकी क्या है संरचना। अब देखिए आपको ट्रिपलेट नाइट्रीन क्या होती है। ये तो है सिगलेट नाइट्रीन। अब आप ट्रिपलेट नाइट्रीन देखिए, सेकंड देखिए ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में तथा 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होते हैं तथा इसमें sp संकरण होता है, ना कि sp2। ट्रिपलेट नाइट्रीन में 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में तथा 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होते हैं। अयुग्मित अवस्था में होते हैं। और कौन सा संकरण होता है भैया? sp संकरण होता है। sp संकरण होता है इस नाइट्रीन में। कौन सी नाइट्रीन में? ट्रिपलेट नाइट्रीन में sp संकरण होता है। सिगलेट नाइट्रीन में sp2 संकरण होता है। इसकी संरचना देखिए, एक इसकी संरचना है ट्रिपलेट नाइट्रीन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि नाइट्रीन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं तथा सिगलेट नाइट्रीन ट्रिपलेट नाइट्रीन में विभेद कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कि नाइट्रीन से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकारों को समझाइए, तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सब में विश्वास रखना। अगर इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहे तो आपके फर्स्ट डिवीजन आप आसानी से पास हो जाओगे, फर्स्ट डिवीजन। क्योंकि आपके जो टर्म टेस्ट होता है वो 10 अंक का होता है, सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 23-24 इस हिसाब से होता है। तो आपको कुल पास मार्किंग के लिए सिर्फ 12 मार्क्स की जरूरत होती है। अगर आपके टर्म टेस्ट में 10 में से 10 नंबर आ जाते हैं तो आपको ओनली सेमेस्टर एग्जाम में 2 नंबर की जरूरत होती है। जबकि टर्म टेस्ट में हम आपको जो वीडियो क्वेश्चंस बताते हैं उनमें यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है लगभग आपके 10 में से अगर 8-7 भी आ जाते हैं तो आपको 5-6 नंबर की जरूरत होती है सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम।
जबकि इन वीडियो में से आपके 15-16 नंबर का मैटर आ जाता है। यहाँ फर्स्ट ईयर के लास्ट ईयर जो बच्चे हैं उनसे पूछना कि उनके लिए कितना फायदा हुआ इस चैनल के माध्यम से। फर्स्ट सेम में तो थोड़ी उनको भी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन सेकंड सेम में तो उनके लिए गजब का रिजल्ट रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप से अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे तो आपको फर्स्ट डिवीजन आप अगर 65-70 तक आप आराम से पहुंच जाएंगे परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कार्बिन के प्रकारों को समझाइए। कार्बिन क्या होती है, कार्बिन के प्रकारों को समझाइए। कार्बिन जो होती है, कार्बिन में भी नाइट्रोजन की तरह 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बिन में भी कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बिन पर कोई आवेश नहीं होता। कार्बिन पर क्या नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कार्बिन के प्रकारों को समझाइए। तो कार्बिन के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो सिंगलेट कार्बिन और एक ट्रिपलेट कार्बिन। नाम वही है, उसमें सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन था। इसी प्रकार इसमें सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। देखिए हमें क्या लिखना है कि फर्स्ट लाइन लिखनी है कि कार्बिन के दो प्रकार होते हैं, तो लिखना है। फिर आपको फर्स्ट देखिए यहाँ लाइन लिख लेना, सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन क्या होती है, यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित हो, किसमें हो, यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित हो तो उसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। कैसे कहते हैं, उसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। सिंगलेट कार्बिन में कार्बन के पास sp2 संकरण होता है। क्या लिखना है, यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही कक्षक में उपस्थित हो तो उसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित हो तो उसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। इसमें sp2 संकरण होता है। सिंगलेट कार्बिन में कौन सा संकरण होता है भैया, sp2 संकरण होता है। कैसा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। सिंगलेट कार्बिन में sp2 संकरण होता है। संरचना देखिए इसकी, ये इसकी क्या है भैया, संरचना सिंगलेट कार्बिन की। सेकंड, अब सिंगलेट कार्बिन क्लियर हो गया कि यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित हो, एक ही कक्षक में उपस्थित है ना, तो उसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। sp2 संकरण होता है। सेकंड है ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म अलग अलग कक्षकों में उपस्थित हो तो यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में उपस्थित हो तो उसे ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षकों में उपस्थित हो तो उसे ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। इसमें कौन सा संकरण होता है, sp संकरण होता है भैया। कैसा संकरण होता है, sp संकरण होता है। sp संकरण होता है। इसकी संरचना देखिए,
ये इसकी संरचना है भैया, इसकी संरचना है ट्रिपलेट कार्बन की। यदि दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षों में उपस्थित हो तो उसे ट्रिपलेट कार्बन कहते हैं। इसमें sp संकरण होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ कि कार्बन के प्रकारों को समझाइए। कार्बन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 3 तक थे यूनिट नंबर 1 से थे, और क्वेश्चन नंबर 4 और हम यूनिट नंबर 1 से बताएंगे आगे फिर बात। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करने की विधियों को समझाइए। जो कार्बनिक अभिक्रियाएं उनकी क्रिया विधियों को निर्धारित करने वाली इन विधियों को समझाइए। 4 अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता भी है, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि को निर्धारित करने की कितनी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। लास्ट ईयर में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि निर्धारित करने की कितनी विधियां हैं, वह किसी एक अभिक्रिया को समझाइए। तो आपको कितनी बतानी है? कार्बनिक अभिक्रियाओं को निर्धारित करने की 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4। योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया और पुनर्विन्यास अभिक्रिया। 4 अभिक्रिया। और आपसे किसी एक का वर्णन करवा लेगा, किसी एक का भी आपसे क्या करवा लेगा? वर्णन करवा लेगा। है कुछ नहीं बल्कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या है? थ्योरेटिकल पार्ट है। ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 से। इन 4 क्वेश्चंस बताएं, इनमें से आपको यूनिट 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जिनमें से एक क्वेश्चन करवाएगा। इनमें से आपको 100% एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एक या दोनों ही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आ गया था भैया। इनमें से आपसे दोबारा पूछ सकता है। ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन पिछले ईयर में आ चुका है वो आएगा नहीं, वो आ सकता है भैया। ये सोचकर क्वेश्चंस को छोड़ मत देना बस। तो इनको आप बुक से देख लेना। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, किसी के पास अगर कोई प्रॉब्लम है, नोट्स वगैरह नहीं है, तो वो इस नंबर पर भैया मैसेज कर देना, मैं उसे पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा। अगर किसी के पास है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो वो इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। जिन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर नहीं कराऊंगा उनके आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हो इस नंबर पर मैसेज करके। क्योंकि फर्स्ट सेम में हल्की सी आपको प्रॉब्लम आएगी, फिजिक्स में बिल्कुल नहीं आएगी, मैथ में कुछ यूनिट में आएगी, केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आएगी बल्कि हल्की सी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए नहीं, उनके आंसर से इतने ही कराए, बल्कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में हल्का सा थोड़ा वो कर लेना, मैसेज कर देना, मुझे पीडीएफ में डाल दूंगा, बस ये इतना कर सकता हूँ। और बल्कि आगे के जो सेम आएंगे, सेकंड सेम आएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें मैथ की तो हर चैप्टर की अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, और केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री और सभी की एक वीडियो बनाई, बल्कि 2-2 3-3 वीडियो में क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको। 2 वीडियो के द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो में सभी क्वेश्चंस करा दिए 5 मिनट के। बल्कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सेकंड सेम में, तो फर्स्ट में भी नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपके फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। इतना मैटर तो मैंने आपको करा दिया है, फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे आप अगर इतना भी आपने पढ़ लिया तो। और भैया वीडियो देखकर जरूर जाना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो वीडियो भी देखकर जो क्वेश्चंस बताते हैं उनको भी देखकर नहीं जाते, तो आप वीडियो में से इन क्वेश्चंस को पढ़ जाना। और अगर जिन क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर नहीं कराऊँ और आपको मिले नहीं, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ डाल दूँगा। हल्की सी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए प्रॉब्लम होगी फर्स्ट सेम में, क्योंकि फर्स्ट सेम मैंने इंग्लिश में नहीं कराई। अगर उनके लिए भी प्रॉब्लम है तो भैया फर्स्ट सेम की मेरे पास होगी अगर इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ, तो आप मैसेज कर देना, मैं डाल दूंगा। उनकी सेकंड सेम में तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने पीडीएफ उपलब्ध करवाई थी, स्टूडेंट जो पास आउट हुए उनके लिए, सभी के लिए। बल्कि मैं पीडीएफ थ्योरेटिकल पार्ट की देता हूँ, मैथ में कोई पीडीएफ मिलती है, क्योंकि मैथ में तो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ सभी के। बल्कि सेकंड सेमेस्टर में आपको नो टेंशन है, फर्स्ट सेम में भी आप कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। बल्कि आप बस इतना है कि आप वीडियो को अच्छे से देखना, भाई जिन क्वेश्चंस को बताता हूँ मैं उनको अच्छे से पढ़ जाना। जिन कुछ क्वेश्चंस के तो मैं आपको आंसर करा देता हूँ, अगर किसी क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं कराता हूँ तो आप मैसेज कर देना, मैं उनके आंसर आपको डाल दूँगा पीडीएफ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक के बाकी यूनिट्स के हैं, यूनिट नंबर 5 की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 5 है कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। जो कोरे हाउस संश्लेषण अभिक्रिया उसको आपको समझाना है, क्रिया विधि सहित। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड यूनिट से है। 6 है निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रिया विधि उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। कोरे अभिक्रिया और गुण अभिक्रिया, इनकी अभिक्रिया आपको लिखनी है भाई, हर बार एग्जाम में आती है, कन्फर्म है, दोनों अभिक्रिया है ना, पक्का भैया।
इनको अच्छे से आप कर लेना, प्रैक्टिस करना, इनकी हो जाएंगी। 7th क्वेश्चन है एल्किन की हाइड्रोबोरीकरण अभिक्रिया दीजिए, एल्किन एपॉक्सीकरण अभिक्रिया दीजिए, जगरनाट उत्प्रेरक के बहुलकीकरण की अभिक्रिया को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है डी सैडर अभिक्रिया, ये भी अच्छी अभिक्रिया है, ये भी आपको मिल जाएगी एग्जाम में। और ये सिद्धांत 9 और 10 जो क्वेश्चन है इनमें से आपके क्वेश्चन पक्का है। यूनिट नंबर जो 5 है भैया, उसमें से इनमें से आपके क्वेश्चन पक्का है कि तनावी बलों के सिद्धांत, विकृतिवाद बलों के सिद्धांत को समझाइए, या बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत को समझाइए, वे सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। मैंने इनका आंसर नहीं कराया आपको। एक अगर आपको इनमें बुक से देख लेना है, नोट्स हो नहीं होता आप मुझे मैसेज कर देना दिए हुए नंबर का, मैं आपको PDF डाल दूंगा। क्योंकि भैया मुझे सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की और थर्ड ईयर की सभी वीडियो बनानी होती है, इसलिए थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपके लिए सभी क्वेश्चन के कुछ सब्जेक्ट में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक आध मैथ है, उसमें मैं आपको विद आंसर सहित क्वेश्चन नहीं करा पाया, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि सभी सब्जेक्ट को कंट्रोल करना PCM को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को बहुत ही होता है। वैसे मुझे इससे ज़्यादा है मेरी, क्योंकि मुझे MSc करनी है आगे मैथ से, तो इसलिए थोड़ा केमिस्ट्री में हल्की सी प्रॉब्लम है। तो आप कोई नहीं, आप मुझको मैसेज कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा और आंसर की। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। बल्कि आपको इन क्वेश्चन में से जो क्वेश्चंस कराए ना, इनमें से 15-16 नंबर का मेटावर्स मिल जाएगा, ये आप मानना। अगर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज छोड़ना मत।